नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज एक विशेष सत्र में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग किस प्रकार उत्तर लिखें, किस प्रकार हम लोग अच्छा एक आंसर लिखें। उत्तर लिखना तो उत्तर तो सब कोई लिख देते हैं। अगर किसानों की समस्या की बात आएगी तो आप भी लिख देंगे, आपका छोटा भाई छोटा बहन भी लिख देगा, आपके मान लो लेटर सपोज पापा मम्मी सब कोई किसानों की समस्या से अवगत हैं। थोड़ा बहुत तो सब कोई लिख देंगे। लेकिन आप एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं या फिर समाज में एक अलग ओहदा पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ जो आंसर लिखना पड़ेगा वो ऑब्वियसली किस प्रकार का आंसर होगा, तो ऑब्वियसली वो एक तरह से समझेंगे तो एक विशेष आंसर होगा या फिर अन्यों से आपको अन्य जो उत्तर लिखे होंगे बच्चे उससे आपको सेपरेट करेगा, अलग करेगा। तो किस प्रकार से, सबसे मुख्य बात है कि किस प्रकार से एक तार्किक उत्तर लिखा जाए, ऐसा उत्तर जो आपको काफी ज्यादा अंक दे सके। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी अभ्यर्थियों के सामने यह समस्या आती है कि सर जानते तो सब कुछ हैं लेकिन उत्तर स्टार्ट कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर एक बार उत्तर स्टार्ट कर लिया तब तो सर आराम से आगे पीछे बढ़ जाएगा, आगे हो जाएगा उत्तर और कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये स्टार्ट कैसे करें यह समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपसे उन सभी चैलेंजेस पर भी चर्चा करूंगा जिस चैलेंजेस को आप फील करते हैं। तो आपके जूते पर आज मैं खड़ा हूं और आपकी उस समस्याओं को मैं आज फील कर रहा हूं कि किस प्रकार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा जब आप एक बेहतर उत्तर लिखने की ओर प्रयास करते होंगे या फिर कोशिश करते होंगे। तो यहां पर एक मैं आपको बात बता दूं कि आप कितना जानते हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। आप कितना उसको उस 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के समय में लिख पाते हैं, कितना आप चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जितना ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे अच्छी अच्छी बातों को उस समय, उस 10 से 15 मिनट के उस छोटे से टाइम फ्रेम में, उतना ज्यादा आप एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। क्योंकि आप कितना जानते हैं ये आपका साक्षात्कार में भले चेक हो जाए, वो ये आपका मुख्य परीक्षा में चेक नहीं किया जा सकेगा। और वो भी बीपीएससी में तो फिर भी बड़ा आंसर आप लिखते हैं, लेकिन यूपीएससी जैसी परीक्षा में तो बिल्कुल चेक होना मुश्किल है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। तो आज हमारा एक सिंपल सा सेशन है, हाउ टू राइट अ लॉजिकल आंसर फॉर बीपीएससी मेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक सवाल को देखेंगे जो 64th बीपीएससी में पूछा गया है। 64वीं बीपीएससी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया है, उसको देखते हैं। तो ये बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग है। क्या है सवाल? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन सी संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना लिख दीजिए। अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गिवन टू इंप्लीमेंट दिस डिक्लेरेशन? तो ये सवाल है जो पॉलिटी में पूछा गया, पॉलिटी से रिलेटेड एक सवाल है जो आपके जीएस पेपर 2 में आता है। तो इस सवाल को आपको वहां पर लिखना था। तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे टैकल करेंगे, इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि किस प्रकार आप किसी भी सवाल का इंट्रोडक्शन आप किस प्रकार से
लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको इंट्रो लिखना हो, स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए आप कौन कौन से तरीकों को यूज कर सकते हैं या किन किन तरीकों को आप, किन किन तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका है, दूसरा तरीका, तीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है, उस तरीके के अनुसार आपको क्या करना है, किसी भी, कोई भी रीसेंट, जो हाल ही में जो घटना हुआ है, रीसेंट में कोई भी किसी भी रीसेंट घटना का आपको क्या करना है, किसी भी रीसेंट घटना का आपको वर्णन करना है। कोई भी जो उस सवाल से रिलेवेंट है, उस सवाल से रिलेवेंट किसी भी घटना का आप वर्णन कर सकते हैं, बात करेंगे इस पर। दूसरा, किसी फैक्ट से, किसी रिपोर्ट से, किसी इंडेक्स से, इन सब चीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि आप उसके ऐतिहासिक पहलुओं से या फिर उस सवाल में जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं, उस सवाल में जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं, उससे आप शुरू कर सकते हैं। क्या होता है ये तीनों, इस पर भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी भी रिसेंट घटना का आप वर्णन कर सकते हैं, किसी भी रिसेंट घटना का आप वर्णन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक सवाल आ गया, मान लीजिए किसानों से समस्या, किसानों की समस्या पर एक सवाल आया, तो वहां पर आप किसी भी एक रिसेंट घटना का वर्णन कर सकते हैं कि पंजाब में किसानों के साथ ये हुआ, हाल में ही आपने देखा कि ये हुआ, हाल में ही अहमदाबाद में आपने ये देखा, हाल में ही बिहार के किसानों के साथ आपने ये देखा। जो भी रिसेंट घटनाक्रम है, ये तो बस मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कोई भी घटनाक्रम जो आपको लगता है कि थोड़ा सा एक नेशनल इशू है, जो हाईलाइटेड घटनाक्रम है, जिसके बारे में जो कॉपी को चेक कर रहा है वो भी जानता होगा, तो उन सभी घटनाक्रम में से कोई भी एक घटनाक्रम लेकर उस सवाल को आप शुरू कर सकते हैं। ये जो सवाल है, यह सवाल के बारे में आपको क्या जो है वो रिसेंट पता है। जैसे हाल में ही किसानों के संदर्भ में हमने ये देखा और इससे पता चल रहा है कि किसानों की स्थिति काफी दर्दनीय है। इस प्रकार के सवालों को, और भी कहीं पर भी महिला सशक्तिकरण पे सवाल आ जाए, तो कोई भी आपने रिसेंट का एग्जाम्पल देखा होगा, या फिर रिसेंट में कोई भी राज्य सरकार ने कोई एक अच्छा कदम उठाया होगा, तो आप, स्पेशली अगर बिहार सरकार ने कोई कदम उठाया है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे शुरू कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी भी फैक्ट से, रिपोर्ट से, कि नीति आयोग के इस रिपोर्ट में ये बात है, स्ट्रेटजी फॉर 75 रिपोर्ट जो आया नीति आयोग में, उसमें ये बात कही गई। ये जो रिपोर्ट है, ये जो फैक्ट है, ये जो इंडेक्स है, ऑब्वियसली आप वही यूज करेंगे जो सवालों के लिए रेलेवेंट होगा। अब ये नहीं कि सवाल आया है गरीबी पर और आप हरित क्रांति का रिपोर्ट उठा लीजिए, ये नहीं। आपको रिपोर्ट वही उठाना है जो सवाल से रेलेवेंट है। जैसे आपको मान लेते हैं इनइक्वलिटी पर सवाल पूछ रहा है, तो आप इनइक्वलिटी वाला ही रिपोर्ट आप उठाइए, ऑक्सफैम का रिपोर्ट उठा लीजिए। तो इस प्रकार से पॉवर्टी का सवाल आया है, तो आप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को उठा लीजिए, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जो भी सवाल आपके पास रहे, तो उन सवालों से संबंधित कोई भी फैक्ट, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडेक्स जो आपको पता है कि ये रिपोर्ट में ये बातें हैं, उसको आप उठा सकते हैं। चाहे वो सकारात्मक भी हो सकती है बात, या फिर नकारात्मक भी हो सकती है। चाहे वो गरीबी कम करने के लिए भी हो सकती है, या फिर गरीबी भारत में बढ़ रही है इससे भी संबंधित हो सकती है, किसी से भी संबंधित हो सकती है। तो आप इसको उठाइए। इन दोनों चीजों को आपने उठाया, किसी भी रिसेंट घटना का वर्णन कर दिया, कोई भी वो जो सवाल से अगर आपको रेलेवेंट लगता है। सामान्य तौर पर ये दोनों जो चीजें हैं, ये उन टॉपिक्स में इस्तेमाल होती हैं जो टॉपिक करंट ओरिएंटेड थोड़ा सा होता है। जैसे पॉलिटी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमी में भी इस तरह की चीजें इस्तेमाल हो सकती है। आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशन से कोई सवाल आएगा,
तो उसमें भी ये चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये चीजें सामान्य तौर पर पॉलिटी में जो करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें करंट की थोड़ी भूमिका है, वहां पर इन दो, जो स्पेशली इन दो चीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं। तीसरे से भी कर सकते हैं, लेकिन इन दो से आपको वहां मौका मिलेगा। लेकिन अब कोई सवाल मान लो हिस्ट्री का है, तो अब हिस्ट्री में तो ये मौका नहीं मिलेगा ना। हिस्ट्री में आप कहां से शुरुआत करेंगे, कोई घटनाक्रम रिसेंट का हो। ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है कि ऐसा होगा। अगर है तो बढ़िया है। तो ये दोनों से आप शुरुआत कर सकते हैं कोई भी, और इसको शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाल में ही आपने ये देखा, ये चीजें देखी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिपोर्ट ये कहता है, नीति आयोग ये कहता है, आरबीआई की इस रिपोर्ट में ये बात है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये कहता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कहता है। तो इस तरीके से आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल ये ध्यान देना है कि जिस भी घटना का वर्णन कर रहे हैं, या इंडेक्स का, या रिपोर्ट का, या फैक्ट का, ये जितनी भी चीजें हैं, ये प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए, आता वही है, सवाल कुछ भी हो वही लिखेंगे जो मुझे आता है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। तीसरा है कि आप उसके ऐतिहासिक पहलुओं को लिख सकते हैं। जैसे हरित क्रांति आया, तो आप हरित क्रांति की शुरुआत कब है, मान लो हरित क्रांति की सफलताओं पर सवाल आता है, तो उसकी शुरुआत कब हुई, क्या कारण था जिसके कारण हरित क्रांति को लाना पड़ा। हम लोग खाद्य सुरक्षा के मामले में पीछे रह गए थे, हम लोगों को खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। तो ये थोड़ी सी ऐतिहासिक पहलुएं हैं जिस पर आप बातचीत कर सकते हैं। प्रस्तावना से अगर सवाल है तो आप लिख सकते हैं कि भाई, जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के समक्ष, वो बाद में प्रस्तावना का क्या बना, एक आधार बना, एक बेसिस बना, एक बेस वही था, वही उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू है जिसको आप लिख सकते हैं। या फिर उस सवाल के किसी भी कीवर्ड से, कीवर्ड्स का मतलब होता है जिसके बिना वो सवाल क्या है, जिसके बिना वो सवाल ही नहीं बनेगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। जैसे मैं अगर कहूं कि वरुण कुमार एक लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं, तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, लोकतांत्रिक देश, निवास नॉर्मल वर्ड है, करते हैं नॉर्मल वर्ड है, वरुण कुमार किसी का नाम है, तो एक लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं। तो ये लोकतांत्रिक देश क्या है, कीवर्ड है। मैं दिखाऊंगा अभी कीवर्ड्स आपको इस सवाल में क्या दिखेगा। तो आप किसी ऐतिहासिक बातों से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कीवर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे 3 तरीके हैं जो आपके लिए, ये 3 तरीके आपका हर जगह फिट कर जाएगा। और कोशिश यही करिए कि इन 3 तरीकों का ही इस्तेमाल सामान्य तौर पर सभी सवालों पर करिए, जिससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको बार बार इंट्रो कैसे लिखें, इंट्रो कैसे लिखें, इंट्रो कैसे लिखें, इसके लिए जूझना नहीं पड़ेगा। जहां पर जितना आप पढ़ते चले जाएंगे, उतना आप, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, उतना आप इस डायरेक्शन में मूव करते चले जाएंगे। हिस्ट्री से फैक्ट में, फैक्ट से रिसेंट घटनाक्रम में, इस तरीके से आप मूव करते चले जाएंगे। थर्ड से सेकंड पे, सेकंड से फर्स्ट पे, मतलब ज्यादातर आप इसका प्रयोग करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। क्योंकि जितना आप लिखेंगे, मान लीजिए आपको कोई सवाल मिला, कोई भी सवाल है मान लेते हैं, वो सवाल मिला, अब उस सवाल में आप, हो सकता है कि आप कोई रिसेंट घटनाक्रम से नहीं जोड़ पा रहे, महिला सशक्तिकरण से कोई सवाल है, भ्रष्टाचार पर कोई सवाल है, आप नहीं जोड़ पा रहे, न ही कोई इंडेक्स आपको याद आ रहा है कि भाई करप्शन से संबंधित भी कोई इंडेक्स है। आपने सीधा सीधी भ्रष्टाचार के डेफिनेशन से ही शुरू कर दिया, क्योंकि वो कीवर्ड है, प्रमुख शब्द जिसको कहते हैं। लेकिन जो ही आप कभी न्यूज़पेपर पे पढ़ने जाएंगे और भ्रष्टाचार आपको वहां मिलेगा, और उससे संबंधित कोई समिति, किसी राज्य सरकार ने क्या किया, या कोई इंडेक्स की बात जैसे ही आएगी, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि क्या मैं इससे भी शुरू कर सकता था जो मैं वहां नहीं कर पाया। तो फिर आपको जो है वो चीजें याद रहेंगी। तब आप न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे, तब आप अपनी आंसर राइटिंग जो आपने की है उससे कोरिलेट कर पाएंगे उस समय उन बातों को। इसलिए समझ, जो जरूरी क्या है कि आप आंसर को लिखिए। जितना आप उससे जूझेंगे, जितना आप उससे लड़ेंगे,
उसका फायदा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा और आपको लगेगा अरे यार मैं तो ये रिपोर्ट यहाँ यूज कर सकता था, लाओ इस रिपोर्ट को कहीं नोट कर लो। इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में आएगी। तो ये एक 3 तरीके ऐसे हैं जिस प्रकार से आप इनको शुरू कर सकते हैं किसी भी आंसर को। ये देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्या डू एंड डोंट्स हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे जरूरी है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए एक लाइव जूम वेबिनार है जो जिसमें 67th बीपीएससी को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं आसानी से, इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं दूंगा। आज ही शाम को 6:30 बजे मेरे द्वारा ये दिया जाएगा। तो ये है। अब इस सवाल पर देखते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या है, आपको मान लेते हैं कि कोई इसमें वैसा कोई सरकारी कोई रिपोर्ट नहीं नजर आ रहा, वैसी कोई घटनाक्रम नहीं समझ में आ रही, तो तीसरा तरीका जो यूनिवर्सल तरीका है आपका उससे आप शुरुआत करिए। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, संविधान एक कीवर्ड दिख रहा है, संविधान अपनी प्रस्तावना, प्रस्तावना एक कीवर्ड दिख रहा है, समाजवाद एक कीवर्ड आपको दिख रहा है, धर्मनिरपेक्ष दिख रहा है, लोकतांत्रिक गणराज्य ये आपको कीवर्ड दिख रहा है, और यहां पर एक कीवर्ड दिख रहा है संवैधानिक उपबंध। ठीक, संवैधानिक उपबंध। तो ये सब आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं जिसको आपको इन सवालों में डिफाइन करना होगा जगह जगह पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें एक क्या बनाएंगे, इसका एक चार्ट बनाएंगे सवाल में ही, मतलब मैं जो लिख रहा हूं वो सवाल में ही करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का आपने एक चार्ट बनाया, यहां पर आप लिखेंगे परिचय और इसमें आप लिख देंगे ए संविधान, बी प्रस्तावना। लिख दिया संविधान क्या है और प्रस्तावना क्या है, ये लिख देंगे। दूसरा यहां आप लिखेंगे मुख्य भाग, और यहां लिखेंगे ए समाजवाद क्या है, बी धर्मनिरपेक्ष क्या है, सी लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, और इसमें इसमें क्या करना है, यहां पर आपको एक चीज यहां पर आप लिख सकते हैं ऐसे करके कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, बस समझ में आ जाएगा ऐसे करके। इधर साइड में ऐसे करके आप लिख सकते हैं संवैधानिक उपबंध, मतलब संवैधानिक उपबंध भी मैं तीनों का बताऊंगा। ठीक, उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। अगर बिहार के संदर्भ में कुछ बातें लिखनी है तो बिहार के संदर्भ में लिख देंगे, और अगर कुछ निष्कर्ष लिखना है तो कुछ निष्कर्ष लिखेंगे। अगला लिख देंगे आप निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसको कहते हैं। इस प्रकार से आपने एक चार्ट बनाया, ठीक है, उत्तर संरचना लिख करके, ऊपर में आंसर स्ट्रक्चर लिख करके, और बेहतर चार्ट बना सकते हैं जिस जिस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये मैं आपको एक बेसिक चार्ट बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अब ये कर दिया, अब जो आपने लिखा है इसमें धीरे धीरे करके क्या करेंगे, धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाते हुए चल जाएंगे। 1 मिनट।
ठीक है। अब सबसे पहले आपका आएगा कि भाई संविधान क्या है। सबसे पहले आप इसमें जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि संविधान क्या है। ठीक है? तो आप इसमें बताएंगे कि भाई देखिए संविधान क्या है। ये आपको आपको पता है संविधान एक मौलिक कानून है जो सरकार और सरकार के विभिन्न अंगों की क्या करता है, उसका कार्य क्या है उसका निर्धारण करता है। तो संविधान के बारे में आपने एक छोटा डेफिनेशन दे दिया कि संविधान एक मौलिक कानून है। भारतीय संदर्भ में भी संविधान एक मौलिक कानून है जो किसी भी देश के जो सरकारें हैं या फिर सरकारों का जो अंग है उनके कार्यों का निर्धारण करता है। और सरकार एवं सरकार के कार्य जो है वो संविधान के अंदर जो उपबंध दिए गए हैं उन पर ही आधारित होता है, उनके ही अनुरूप होता है। इस तरह से लिख दिया। तो बेसिक एक छोटा सा डेफिनेशन दे दिया कि संविधान एक क्या है, एक मौलिक कानून है, किसी भी देश का एक मौलिक कानून है जो सरकार और उनके अंग जो भी हैं उनके कार्यों का निर्धारण करता है। उनका कार्य जो है वो उन्हीं जो संविधान के अंदर दिए गए उपबंध हैं, प्रोविजंस हैं, उनके अनुसार ही तय होता है। दूसरा आपने लिखा कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना से संबंधित आप कोई भी डेफिनेशन लिख दीजिए कि भाई प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है, जन्म कुंडली है, कुंजी है। जिस प्रकार घर में आप प्रवेश करते हैं तो चाबी खोलते हैं, तो उस प्रकार संविधान के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, संविधान क्या है यह जानना अगर आप चाहते हैं, संविधान का परिचय अगर जानना चाहते हैं, तो वो आपको प्रस्तावना करवाएगी। तो यहां पर आप ऐतिहासिक पहलुओं को भी डाल सकते हैं कि 1946 में जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखे थे, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का आधार बना, ऐसे बता सकते हैं। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप संविधान से स्टार्ट कर सकते हैं कि किसी भी देश की जो संविधान है, बिल्कुल एकदम फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड में, कि किसी भी देश की जो संविधान है वो उस देश का एक मौलिक कानून है। मैं केवल कीवर्ड्स आपके लिए लिख दे रहा हूं, केवल कीवर्ड्स लिख दे रहा हूं ताकि आपको काम आएगा। एक मौलिक कानून है, अरे यार बार बार लाली क्यों उधर है, मौलिक कानून है जो क्या करता है, जो सरकार और सरकार के अंगों की, सरकार और या फिर सरकार के कोई भी अंग हो उनका कार्य, उनके कार्य कैसे होंगे उनका निर्धारण करता है। ठीक, तो कार्य का निर्धारण करता है, ये लिख दिया। इसके बाद प्रस्तावना लिखेंगे कि क्या होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है इसके बारे में भी लिख देंगे कि भाई प्रस्तावना क्या है, जन्म कुंडली है ये लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कुंजी है ये लिख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, संविधान की आत्मा है वो लिख दीजिए, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी डेफिनेशन आप प्रस्तावना से संबंधित जानते हैं। कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को अगर आपको लिखना है तो ये लिख दीजिए कि जेएल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, वही क्या है, प्रस्तावना का आधार है, प्रस्तावना का आधार है। लिख दिया, क्या दिक्कत है, बढ़िया है, ये लिख दिया, ये आपका हो गया। अब अगले भाग में चलेंगे तो आप समाजवाद के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जिसमें राज्य की भूमिका होती है, संसाधनों के वितरण में भी भूमिका होती है, उत्पादन में भी भूमिका होती है। तो राज्य ही इसमें सब कुछ नियंत्रण करता है। अर्थव्यवस्था में भी आपने पढ़ा कि राज्य ही जो है वो सब कुछ नियंत्रण करता है। उत्पादन के चारों कारकों पर राज्य का ही अधिकार होता है।
वितरण भी राज्य करना, जिसको करना चाहता है उसको करता है। तो समाजवाद में राज्य के अधीन ही होता है सब कुछ। राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। राज्य उत्पादन और वितरण पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। हालांकि आप ये बताएंगे कि भारत में राज्य यह नियंत्रण रखता है, राज्य यह लोक कल्याण कार्य भी करता है, लोक कल्याणकारी है राज्य, ऐसा डीपीएसपी में भी कहा गया है। लेकिन साथ में ही यहां पर निजी क्षेत्र का भी सह अस्तित्व आपको देखने को मिलता है, जिस कारण से यहां की अर्थव्यवस्था मिश्रित भी मानी जाती है। इसमें आप थोड़े से समाजवाद के बारे में बताएंगे। इसके नीचे जैसे ये समाजवाद खत्म हो, फिर आप क्या बताएंगे कि भाई संवैधानिक उपबंध, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत में क्या है, समाजवाद वाला जो चरित्र है वह भारत के संविधान में किन किन उपबंधों से प्रदर्शित होता है। तो प्रस्तावना में जो शब्द समाजवाद है वह संविधान के किन किन उपबंधों में आपको दिखता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कर देंगे। कैसे आपको याद आएगा? इंडेक्स याद रखिएगा, मैंने बहुत बार कहा है बच्चों को कि इंडेक्स याद रखिए। तो लक्ष्मीकांत का वो इंडेक्स याद करिए जहां पर आपको याद आए कि यहां पर समाजवाद, यहां पर राज्य जो है उन लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। जैसे आपको याद आएगा डीपीएसपी, याद आएगा डीपीएसपी में आपने देखा होगा 3 तरह के विचारधारा हैं, एक गांधीवादी, एक समाजवादी, जो नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें आपको 3 तरह के विचारधारा दिखेंगे, समाजवादी और एक पूंजीवादी। ये दिखा? अब इसमें जो जो बातें थी इसको आप लिख दीजिए कि भाई 939A में आर्टिकल में ये बात कही गई कि भाई सभी को निशुल्क विधिक सहायता हो, सभी तक न्याय की पहुंच हो, ऐसी बातें कही गई, ऐसी बातें कही गई कि राज्य निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, नालसा वगैरह उसके लिए आया। तो ये सब बातें आप बता सकते हैं। तो कुछ वैसे उपबंध जिससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत में क्या है, भारत की प्रस्तावना जो समाजवाद कह रही है वो वास्तव में सत्य है। तो इन उपबंधों को यहां पर आप लिख देंगे जो समाजवादी चरित्र को शो करता होगा। राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, यह शो करता होगा। दूसरा आप क्या लिखेंगे? दूसरा में प्रमुख क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष आप लिखेंगे यहां पर, धर्मनिरपेक्ष। जितना आप लिख सकते हैं, बीपीएससी में तो जितना लिख सकते हो उतना लिखिएगा। इसमें भी आप लिखेंगे संवैधानिक उपबंध, जैसा आप लिखेंगे जो मौलिक अधिकार में उपबंध दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और भी जो जो है मौलिक अधिकारों में आपको जो दिख रहा है सभी को आप लिखेंगे संवैधानिक उपबंध में। धर्मनिरपेक्षता बताएंगे कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, स्टेट हैड नो रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं होता। फिर आप कहेंगे कि सभी धर्मों को समान वरीयता देता है, हालांकि धर्म और राज्य के बीच में एक सैद्धांतिक दूरी है, ये भी बताएंगे, जो उसको पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से अलग करता है। क्योंकि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में क्या है, फ्रांस और यूरोप में क्या दिखता है, धर्म और राज्य कंप्लीटली अलग है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सैद्धांतिक दूरी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, राज्य क्या करेगा, धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप करेगा। उसको लगेगा कि धर्म में कुरीतियां हैं, जो मूल भावना है वो नष्ट हो रही है, तो वह प्रवेश करेगा। जैसा आपने देखा सती प्रथा में भी उसने प्रवेश किया, ट्रिपल तलाक में भी उसने प्रवेश किया। तो भारत में एक सैद्धांतिक दूरी है धर्म और राज्य के बीच में, यह भी आप बता सकते हैं, जो उसको पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से अलग करता है। ये बताएंगे संवैधानिक उपबंध जो मूल अधिकार वाले हैं, ये आप बता सकते हैं, आर्टिकल के साथ भी बता सकते हैं, ये आप बताएंगे इसमें, तो आपका मामला बनेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बताएंगे,
बताएंगे, इसमें भी उपबंध बताएंगे कि भाई भारत का राष्ट्रपति जो है वो कैसा होता है, वो उत्तराधिकारी वाले नियमों से नहीं चलता। वो कैसा होता है, वो चला नहीं आ रहा है, वो राजा का बेटा राजा बनेगा वैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर कैसा होता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया होती है, वह नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये बताएंगे आप। तो तीसरे में आप लोकतांत्रिक गणराज्य भी बताएंगे। इससे संबंधित जो संविधान में बातें हैं ये भी आप बताएंगे। कि भाई भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, वो उत्तराधिकार के नियमों की बात यहां पर नहीं आती है कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा। हमारा जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो कैसा होता है, निर्वाचित होता है, उसको हम लोग चुनते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, निर्वाचित है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। ये बातें आप कह सकते हैं, कोई सवाल तो नहीं है। इस तरीके से आप चीजों को लिखेंगे, लिखेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में भी लिखेंगे कि भाई भारत में जनता जो है वो संप्रभु है, जनता ही सरकार चुनती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान दिया जाता है। यहां पर क्या है, यहां पर सभी वर्गों, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को समान वरीयता प्रदान की जाती है। यहां पर बंधुता वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ भाईचारे को बढ़ावा दिया जाता है, यहाँ न्याय को बढ़ावा मिलता है, यहाँ अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो यह सुनिश्चित किया जाता है, यहाँ समानता का अधिकार भी लोगों को मिलता है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य साबित करते हैं। यहाँ पर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों को मतदान देने का अधिकार है, वयस्क मतदान के सिस्टम है, सभी लोग मतदान दे सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। शासन जो है वो सबसे निचले वर्ग भी शासन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, वह इससे सुनिश्चित होता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोकतांत्रिक गणराज्य में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है कि और कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, कोई भी परेशानी शायद मेरे हिसाब से नहीं होगी। ठीक, फाइनली आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, उसमें जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की बात है, इसके लिए संविधान में विभिन्न जगहों पर आपको प्रावधान देखने को मिलते हैं। और यह प्रावधान ही देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो अवधारणा है उसको साकारित भी करते हैं। यह प्रावधान भी ऐसे हैं जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण सभी लोगों को न्याय मिल पाता है, समानता का अधिकार सुनिश्चित हो पाता है, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, सर्वधर्म समभाव आपको यहां पर देखने को मिलता है कि होली में लोग दूसरे धर्म के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, ईद में हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं, क्रिश्चियन में भी ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी विशेष धर्म का त्योहार है। इस तरह की बातें आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं और फिर लिख सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कानून बनाकर इस जो यह समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य कर रही है। दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से आप एक बेहतर निष्कर्ष भी लिख सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और जो आप लोगों को लगातार जब आप आंसर लिखेंगे तो जो ये जो चैलेंज है आपके साथ ये दूर हो जाएगा। मैं ये आप लोगों से आशा करूंगा कि आप इसका उत्तर अवश्य लिखें, कमेंट में भी लिख करके बताएं कि भाई क्या है, किस प्रकार से आप इसको टैकल कर सकते हैं। मैंने एक रूपरेखा आपको दे दी, यहाँ पर उत्तर तो बैठकर लिखना संभव नहीं है, मैंने एक रूपरेखा आपको अवश्य प्रोवाइड कर दी। बाद बाकी अनअकैडमी पर भी चीजें आती रहती हैं। 23 जनवरी को 11 AM पर एनालिसिस है, स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसका एनालिसिस 2 PM पर किया जाएगा। बैच है बीपीएससी प्रीलिम्स का अचीवर बैच, फाउंडेशन बैच है 19 जनवरी से, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए आप सभी जो हैं वो मेरे बैच जो ये कोड है BS10 लाइफ, इसका प्रयोग कर सकते हैं। BS10 लाइफ का हमारी रोज आंसर राइटिंग की क्लासेस होती है मॉर्निंग में 7:30 बजे। करंट अफेयर्स के साथ मैं एक आंसर राइटिंग भी बताता हूं, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या किया जा सकता है, इस चीजों को समाप्त करते हैं और समाप्त करने के बाद फिर समाप्त करने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिए